वेलकम बैक प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान पर विद मी डॉक्टर पारुल जैन। यस्टरडे जब स्टडीज अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th बायोलॉजी का, उसमें हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का क्लासीफाई कितने में किया हुआ है, मीन्स हमने कितने में इसको बांटा हुआ है, कितने परसेंटेज ऑर्गेनिजम्स वगैरह में। ठीक है, इसके बाद हमने देखे थे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से लर्न भी करने हैं। इन केस ऑफ सीबीएसई ऑल्सो, इन केस ऑफ नीट टू, दोनों में आपको ढंग से लर्न होना चाहिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस बाय विच वी आर प्रोवाइडिंग द नेम टू द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ जो हम प्रोवाइड करते हैं नाम, वो सभी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे एक ही नाम से जाने जाए। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं मैंगो की, तो इंडिया में भी वो मैंगो हो और वो अमेरिका में भी उसी नाम से जाना जाए, अदरवाइज वो कुछ और चीज़ आपको ला के पकड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले दिया किसने है, साइंटिफिक नेम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस फर्स्ट। लिनियस का बहुत इंपॉर्टेंट हैंड रहा है पूरा बायोलॉजी के केस में। यहाँ बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी आर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, इधर इट कैन बी द प्लांट्स और द एनिमल। ठीक है, बाय का मतलब होता है टू, सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग टू नेम्स फॉर अ पर्टिकुलर plant or animal. First name is just representing the genus, second name is just representing the species epithet. ठीक है, तो genera and species both are represented by the single name, that's why it is known as binomial nomenclature. ठीक है, ये है तरीका how we are giving the name, लेकिन the process by which how we are providing the name, that is different one. ठीक है, प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है, उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। रूल्स में क्या क्या दिया हुआ है? रूल्स हैं ये, ठीक है, दिस रूल्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। कभी कभी आप तो पूछ लेते हैं 11th में, नीट में नहीं पूछते हैं कभी भी, बट रूल्स के बेस पे क्वेश्चंस दे विल आस्क इन द नीट। तो फर्स्ट रूल है जो इम्पॉर्टेंट नेम है, बायोलॉजिकल नेम्स हमेशा जनरली इन लैटिन, लैटिन वर्ड हम यूज़ करते हैं, लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन वी आर रिप्रेजेंटिंग दैम और राइटिंग दैम इन इटैलिक्स। ठीक है, वाई वी आर यूजिंग लैटिन हेयर? क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज मानी जाती है, मीन्स उसके वर्ड्स के मीनिंग सब चेंज नहीं होते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दैट लैंग्वेज। और लिखते हैं हम इसको इटैलिक्स में, व्हेन वी आर टाइपिंग विद द कंप्यूटर और प्रिंटिंग जब करवा रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो बोथ वर्ड्स मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइंड। ठीक है, सेकेंड रूल है इसका, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, यह मैंने आपको भी बताया था। सेकेंड वाला स्पीशीज एपिथेट है। ठीक है, ये हमने कर लिया। थर्ड है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड रिटन जस्ट सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लास्ट रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जैसे मैंगीफेरा मैंने अगर लिखा है तो मैंगीफेरा में मैं क्या लिखूंगी? एम को कैपिटल कर दूंगी। ठीक है, जैसे अगर हमें लिखना है मैंगीफेरा तो मैंने ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, मैंगीफेरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड वर्ड की, सेकंड वर्ड क्या है? इंडिका, तो आई विल स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। ठीक है, सो दिस इज द रूल फॉर द नोमेनक्लेचर हाउ वी आर राइटिंग। फर्स्ट वर्ड विद बी रिटन विद द कैपिटल लेटर और जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर रहेगा हमेशा स्मॉल लेटर, उसको हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट रूल है, हम रूल बोल सकते हैं उस चीज़ को, अगर किसी भी स्पीशीज़ का थर्ड नेम भी है, ये तो दो बायनोमियल हो गया, लेकिन इफ़ वी आर राइटिंग द थर्ड वर्ड देयर, दैट थर्ड वर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट वेराइटी। ठीक है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका के आगे अपन लिन लिखते हैं। ठीक है, लिन क्या होता है? लीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियस मतलब नेम ऑफ द साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्पीशीज जो थी मैंगीफेरा इंडिका वो सबसे पहले लीनियस में डिस्क्राइब की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके साइंटिफिक नेम का और डिस्कवरर का दोनों का आइडिया हो जाता है बाय राइटिंग द नेम। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स हाउ वी आर ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमको किस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में डालना है, ठीक है, किस कैटेगरी में डालना है, दैट नीड टू बी डिस्कवर। मतलब उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसा नहीं उठा के हमने फंगस को उठा के एलिफेंट के ग्रुप में डाल दिया, डॉग को उठा के काउज के ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो तरीका है, जो क्लासिफिकेशन है, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या है उसके लिए? तो क्लासिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, उसको हम अपनी कैटेगरीज, उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन करने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जो आपके बुक में दिया हुआ है, उसको एज इट इज़ लर्न करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में उसको ऑर्डर्स को डिस्टर्ब करके पूछ लेते हैं, एंड करेक्ट ऑर्डर यू हैव टू आइडेंटिफाई एज द आंसर। ठीक है, जब भी हम जिस कैटेगरी बनाएंगे उस कैटेगरी में पर्टिकुलर जो नेम होगा उसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम बोलेंगे टैक्सा। जैसे हमने उस कैटेगरी को अगर लिखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस हैं, ऐसे हम रैंडमली क्लासीफाई नहीं कर देते। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लर्न करनी है, क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बेस पे, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की जो है उनके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो ये कुछ बेसिस हैं जो 1 मार्क में 2 मार्क में आपसे 11th के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करने के कुछ स्टेप्स हैं, हम उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर जस्ट स्टडिंग द एनिमल, वी आर आइडेंटिफाइंग द एनिमल, क्लासिफिकेशन करके उसको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी ब्रांच ऑफ साइंस कहलाती है क्लासिफिकेशन। ये आपको जो स्टेप्स हैं ये एज इट इज लर्न करने हैं, मतलब ये भी ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो आपको मैंने लिखा है यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप्स को ऑर्डर में पूछ लेते हैं। तो दैट शुड बी लर्न। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिकॉज कभी भी क्रॉस चेक होता है क्वेश्चंस का तो एनसीईआरटी ही वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो दे रखे हैं ये इसके 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग देखिए, ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं उसकी ग्रुपिंग कैसे है। ठीक है, अब यहाँ ग्रुपिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, एक स्लाइड स्किप करके फिर उस पर वापस आएंगे हम। ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एरो अप बने हुए हैं, स्पीशीज से अपसाइड एरो बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, अगर इस तरह से हम एरो बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। मैंने एरो डाउनवर्ड्स बनाए हैं तो अपन उसको इसलिए बोल देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी स्पीशीज हम डिवाइड करते हैं तो स्पीशीज के हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि वो पहले तो प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, किंगडम क्या है उसका, प्लांटी है, एनिमेलिया है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो किसी भी किंगडम में आती है, पर्टिकुलर प्लांट्स है तो प्लांट किंगडम में, एनिमल्स है तो एनिमेलिया किंगडम में आएगी। फिर उसका फाइलम डिसाइड होगा कौन से फाइलम है। अब फाइलम क्या होता है, फाइलम इन प्लेस ऑफ एनिमल्स वी आर यूजिंग वर्ड, जबकि प्लांट्स के केस में यहाँ अपन डिवीजन यूज़ करते हैं, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, किस डिवीजन से बिलोंग करता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्लास पे, क्लास के बाद उसको ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर के बाद हम उसकी फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो कैरेक्टर्स हम जितने ऊपर जाएंगे उतने कैरेक्टर्स बिल्कुल डिसिमिलर होते जाएंगे। मतलब जीनस में जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पीशीज़ में अलग हो गए, जीनस के जो कैरेक्टर्स हैं वो फैमिली में जाके और बाइफरकेट हो जाएंगे, फैमिली के जो कैरेक्टर हैं वो ऑर्डर में जाके और बाइफरकेट हो जाएंगे, मीन्स ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक है, हर ऑर्डर के पास काफ़ी सारी फैमिलीज है तो फैमिलीज और भी ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ फैमिलीज। बट ऑर्डर से जब हम क्लास में जा रहे हैं तो क्लास नंबर ऑफ क्लासेस तो कम हो रहा है ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ अपर जो टैक्सा है वो तो कम हो रहा है, लेकिन डिसिमिलरिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, सेम लाइक दिस। तो यहाँ जब किंगडम में आएंगे तो प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों के कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमको एज इट इज़ लर्न करना है। ये आपसे क्वेश्चन ये एज इट इज़ चार्ट बनवा लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम में। गिव द क्लासिफिकेशन हियरार्की, है ना, राइट द क्लासिफिकेशन हियरार्की। 1 मार्क में, जैसे 11th में तो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के 2 मार्क के, तो ये उसमें आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ चार्ट बनाना पड़ेगा। नाउ कम टू द लास्ट पेज। यहाँ जो वर्ड अपन लीनियस पढ़ा था, लीनियस ने एक वर्ड बुक दी थी सिस्टेमा नाम की। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचर एक बुक थी जिन्होंने उस पब्लिकेशन का अपने का नाम दिया था इस बेसिस पे, जिसमें उन्होंने क्लासीफाई किया था, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि क्लासिफिकेशन करना कैसे है। ठीक है, तो उसमें सिस्टेमा है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वर्ड का मीनिंग भी दिया हुआ है, लैटिन वर्ड है, तो ठीक है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है, उनके ऑर्डर, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ में हमने क्या क्या स्टडी किया, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने आपको फीचर्स बताए वो तो है ही। इस बिसाइड दिस हमने स्टडी किया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पुराना से उसका क्या रिलेशन चला आ रहा है, ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में क्या रिलेशन था, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने कैरेक्टर्स लेके आए। तो वो सब हमने लिखा इस बुक में जाके। ठीक है, इस बुक में हमने पढ़ा उसको, सिस्टेमा नेचर के। ठीक है, तो लिनियस ने ये सब काम किया, इसलिए उस बुक को उन्होंने नाम भी यही प्रोवाइड कर दिया, सिस्टेमा नेचर। ठीक है, तो ये बुक का टाइटल है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द हियरार्की, क्लासिफिकेशन हियरार्की।
लर्न कर लीजिएगा और फिर हम इसको एक एक करके डिटेल में लेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।